हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आ चुके हैं हम फाइट बैक सीरीज के बाद वॉरियर सीरीज लेकर। इस सीरीज में क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस के हर एक चैप्टर के डिटेल वन शॉट अपलोड किए जाएंगे रेगुलरली 10 AM चैनल पे। एंड उम्मीद करता हूँ ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी और इस सीरीज को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने 10 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस शीट से नोट्स तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, एक एक्टिविटी से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है। अब इस मैग्नीशियम रिबन को मैं क्या करना चाहता हूँ, जलाना चाहता हूँ। अब हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी से पहले क्वेश्चन भी दिया गया है कि जब भी हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो हमें उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। अब वो सैंड पेपर से रब करने के पीछे का रीज़न क्या है, पहले उस रीज़न को समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न जनरली ये होता है क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इसीलिए पहले आप उसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ताकि उसका रिएक्शन जो है वो जो बर्न जो है वो अच्छे से हो जाए। तो अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम को बर्न किया। बर्न हम एयर में कर रहे हैं। एयर में क्या होगा, O2। बर्न करने के बाद क्या होगा भैया, यहाँ पर आपको एक डेजलिंग वाइट फ्लेम देखने को मिलेगी। कैसी फ्लेम देखने को मिलेगी, डेजलिंग वाइट फ्लेम देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपको यहाँ पर एक वाइट पाउडर बनता हुआ दिखेगा। और ये वाइट पाउडर एक्चुअल में क्या है, ये वाइट पाउडर एक्चुअल में है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझिए यहाँ पर हुआ क्या, मैग्नीशियम को जब मैंने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस प्रोसेस को आप इस तरीके से समझिए कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो जो नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी वो पुराने सब्सटेंस से अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए पानी का। पानी बनता है जब H2 और O2 कंबाइन होते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि पानी कब बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन पॉप साउंड से बर्न होता है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कंबशन को सपोर्ट करता है और पानी जो है वो आग बुझाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सब्सटेंसेज हैं, स्टार्टिंग सब्सटेंसेज हैं, उनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको केमिकल रिएक्शन की एक बात समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टी होती है। या हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, या ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो कर रहा है, जिसके कारण वो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी कोई एक नई प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अगर भैया कोई सब्सटेंस कोई चेंज अंडरगो कर रहा है और उसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टी है, तो वो केमिकल चेंज होता है। और अगर कोई सब्सटेंस कोई चेंज अंडरगो कर रहा है लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टी हो, तो वो फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ग्लास को तोड़ा नीचे जमीन पे, भले ही ग्लास के पीसेस हो गए लेकिन स्टिल है तो ग्लास ही, है ना। तो ये कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, है ना। पानी को मैंने गर्म कर दिया, भाप बन गया, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। क्योंकि चाहे वाटर वेपर हो या वाटर हो, केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है H2O। बट वहीं अगर मैं खाने की बात करूँ कि भैया मैंने खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने का क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या मिला हमें, CO2 और H2O और एनर्जी, है ना। हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, उसी की बात कर रहा हूँ। या आप बात कर लीजिए फ्रूट्स का पकना, केला है, केला धीरे धीरे पकता है, फिर क्या हो जाता है, पक जाता है ना। हरा होता है, फिर धीरे 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 येलोइश होता जाता है एंड लास्ट में बहुत ज़्यादा पक जाता है तो ब्लैकिश उसके ऊपर आ जाती है लेयर। क्यों, क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है, वो भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पे, है ना। ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कुछ सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो करते हैं और नया नया सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होगी।
यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहे थे, इनिशियल हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स थे, इनिशियल हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे, उन्हें हमने एक नया नाम दिया है, जिसे हमने क्या कहा, रिएक्टेंट्स। उन्हें 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 हमने एक नया नाम दिया है, जिन्हें हमने क्या कहा, रिएक्टेंट्स कहा। वहीं पे जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या जो नया सब्सटेंस बन रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट। ठीक है, जो स्टार्टिंग के कंपोनेंट थे उन्हें रिएक्टेंट के नाम से पुकारा गया, और जो बाद में सब्सटेंस बना उसे हमने किस नाम से पुकारा, प्रोडक्ट के नाम से पुकारा। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला केमिकल रिएक्शन था, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होगी वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि मैंने बात की थी रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, आयरन की रस्टिंग। आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने आमतौर पे देखा होगा कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड आ जाती है, और वो ऑक्साइड क्यों आ जाती है, जब वो पानी ऑक्सीजन के एक्सपोजर में रहते हैं, तो वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड आपको देखने को मिलती है। उसके बाद खाने का पकना, है ना, जो कच्चा खाना होता है, अगर आपने कच्ची रोटी ली और पक्की रोटी ली, दोनों में डिफरेंस है ना, कच्ची रोटी और पक्की रोटी में डिफरेंस है, वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या आप कह सकते हो केमिकल चेंज हो रहा है ना, ये चीज़ क्लियर है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अब जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल रिएक्शन की होती है, वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वहां पर गैस रिलीज हुई होगी। क्या ये चीज क्लियर है कि कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कि वहां पर गैस रिलीज हुई हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कंपलसरी बोल दिया कि नहीं भैया गैस रिलीज होगी ही हर केमिकल रिएक्शन में। जरूरी नहीं है हर केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो सकता है कि जहां केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर गैस रिलीज हो। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है आपके पास, जिंक के पैलेट है। जब जिंक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक को आपने किस में डाल दिया, जिंक को अगर आपने एसिड में डाल दिया, जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है, यानी कि कोई भी मेटल को अगर आप एसिड में डालते हैं, तो वहां पर आपको कौन सा गैस इवॉल्व होता हुआ दिखेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज तो जग जाहिर है, आपको सेकेंड चैप्टर में भी देखने को मिलेगी, वहां इसको इन डिटेल भी समझेंगे कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि केमिकल रिएक्शन में गैस भी रिलीज हो जाती है। एक एग्जांपल हो गया, जब आप किसी भी मेटल को एसिड में डालोगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद बात करते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है इसे समझ लेते हैं। प्रेसिपिटेट को बोला जाता है सॉलिड इनसॉल्युबल मास, है ना, सॉलिड इनसॉल्युबल मास। अब इस शब्द का मतलब समझते हैं। सॉलिड उसकी फिजिकल स्टेट को बता रहा है, इनसॉल्युबल यानी कि वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ एक ऐसा मास होगा जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा, है ना। मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों क्रिस्टल क्लियर हैं, ठीक है, एकदम साफ है। आपने जब उन दोनों को मिक्स किया, एक में दूसरा डाला, तो वहां पर कुछ एक ऐसा मास फॉर्म हुआ जो कि अब रिजल्टिंग जो मिक्सचर है उसमें सॉल्युबल नहीं है ना। तो आपको जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी में आपने चॉक मिला दिया, तो जैसे वो नीचे बैठ जाता है ना, वैसे ही प्रेसिपिटेट भी नीचे आपको बैठा हुआ दिखेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? प्रेसिपिटेट क्लियर है कि एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास होता है जो कि उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि रिएक्शन के दौरान ऐसा किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो जाना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो आगे हम बात करेंगे एक चेंज इन कलर की, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हो सकता है कि आपको चेंज इन कलर भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टेस्ट ट्यूब ए में आपके पास क्या है, सिट्रिक एसिड है। टेस्ट ट्यूब बी में आपके पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। जब आप इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, पर्पल कलर होता है,
तो जब आप पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ भैया, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज देखने को मिले। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि भैया आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू इन कलर होता है। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप जिंक डाल दो, जिंक की रॉड डाल दो तो क्या होगा, या जिंक की स्ट्रिप डाल दो तो क्या होगा, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, कुछ देर के बाद सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, है ना। कॉपर सल्फेट में जब आप जिंक डालोगे तो कुछ देर के बाद वो कलरलेस हो जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, बाद में हो गया कलरलेस, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि आपको कलर चेंज देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल जाए। टेम्परेचर के चेंज का अगर मैं कह रहा हूं तो हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा हो, या हो सकता है कि टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा हो, है ना। ऐसा माना जा सकता है कि अगर मैं चेंज बोल रहा हूं तो चेंज शब्द ये इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। जब इस क्विक लाइम को हम वाटर में डालते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि भैया बीकर की जो वॉल है वो काफी गर्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सब्र रखिए, आगे आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना समझिए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा हो सकता है कि हीट भी रिलीज हो रही है, या फिर रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। एक और चीज आपको देखने को मिल सकती है, चेंज इन स्टेट। यार एक कैंडल है, मेल्ट हो रही है, स्टेट चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल बता देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है, आप उसे हीट करोगे, क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, और साथ ही साथ यहां क्या मिलेगा, CO2, जो कि गैसीय स्टेट में है। तो यहां से आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए इस एग्जाम्पल को देख के कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा हो सकता है कि आपका स्टेट भी चेंज हो जाए। रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, प्रोडक्ट आपको लिक्विड या गैसीय स्टेट में देखने को मिल सकता है। क्या ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई है? क्या यहां तक सारा कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए, अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में सारी चीजें क्लियर है तो अब हम बात कर रहे होंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि यार केमिकल इक्वेशन है क्या। ठीक है, केमिकल इक्वेशन समझने से पहले वर्ड इक्वेशन को समझते हैं। मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में जो केमिकल रिएक्शन की बात की यार, कि जब मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया तो वहां पर हुआ क्या, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब अगर इस रिएक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, हर बार तो मैं बोल बोल के नहीं बता सकता कि मैग्नीशियम कंबाइन हुआ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तरीका नहीं है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। क्या थे सब्सटेंसेस, क्या इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, मैग्नीशियम, तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, और क्या इन्वॉल्व था, ऑक्सीजन, और आपको नया सब्सटेंस क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बीच में आपने क्या दे दिया, एरो दे दिया, है ना। ये दिखा रहा है कि भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। चलिए, ये रिप्रेजेंटेशन भी बढ़िया था, लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? क्या बार बार मैं इतने बड़े बड़े नाम लिखूंगा, है ना, क्या बार बार ये सारी चीजों को लिखा जाएगा? तो ये जो प्रोसेस था वो कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मास को भी बीच में एक्शन में नहीं ला सकते, है ना, कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो भैया फिर यहाँ पे क्या कन्वीनियंस के लिए क्या यूज किया गया, कि हमने बोला कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसके केमिकल सिंबल से, और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे उसके केमिकल फॉर्मूले से। क्या ये चीज क्लियर है? तो वर्ड इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन में कैसे किया, हर एलिमेंट के लिए यूज किया उसका केमिकल सिंबल, और हर कंपाउंड के लिए यूज किया गया उसका केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन सिंबल है O, एग्जिस्ट करता है एज O2।
ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके लिए उसका केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे MgO। तो ये हमें मिल गया उसका केमिकल इक्वेशन, जो कि होगा Mg+O2 गिव्स MgO। मैं बता चुका हूं, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, एरो के जो राइट हैंड साइड में सब्सटेंसेस हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। क्या ये चीज क्लियर है? अब अगर आप यहां ध्यानपूर्वक एक चीज देखेंगे कि ये क्या लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये राइट हैंड साइड है? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के एटम को देखूंगा तो वो एक है, अगर मैं राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के एटम को देखूंगा तो वो भी एक है। बट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम को देखूंगा तो वो 2 है ना। अब अगर मैं वहीं राइट हैंड साइड में देखूंगा तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1 है। तो मुझे ये चीज क्लियर हो रही है कि भैया जो मैग्नीशियम के एटम है LHS RHS दोनों में बराबर है, बट जो ऑक्सीजन के एटम हैं LHS में तो 2 हैं बट RHS में कितने हैं? 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे भैया? बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सर ये बैलेंसिंग क्या होती है? आप बैलेंस बैलेंस क्या बोल रहे हैं भैया? ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसे क्या कहा जाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या इसे आप बोल सकते हो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि हर एलिमेंट के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर नहीं होंगे। एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं या जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो LHS या RHS में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का ऐसा हो सकता है। तो ऐसे इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, या फिर आप क्या कह देते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से पुकार देते हैं। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ना ही कभी बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो जो टोटल मास होगा, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि भैया A+B अगर आपको C+D दे रहे हैं तो A+B का जो टोटल मास होगा वो C+D के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। ये कब होगा? ये तब होगा कि जितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है इस केमिकल रिएक्शन के, उसमें जो नंबर ऑफ एटम है उस एलिमेंट के वो LHS और RHS में दोनों बराबर होंगे, है ना। इस केस में नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा गया? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम बैलेंसिंग के लिए एक चीज करेंगे कि आगे का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे चेंज करेंगे, ताकि जो नंबर ऑफ एटम है उसको चेंज किया जा सके, है ना। हमें पता है कि भैया ऑक्सीजन LHS में कितना था? 2। अब LHS में 2 था, RHS में 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? MgO को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने MgO को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के तो 2 ही एटम हो गए, बट मैग्नीशियम के वहां कितने एटम थे? 1 ही LHS में। तो हमने LHS में मैग्नीशियम के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन क्या हो गई? 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब अगर आप इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन जो है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं, रूल क्या है बैलेंसिंग के, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। रूल क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टर्ब नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी गई है, जैसे कि मेरे सामने दिया गया है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले मैं मेरे माइंड में एक हाइपोथेटिकल बॉक्स बना लूंगा। ठीक है, सबके जो केमिकल सिंबल स्लैश केमिकल फॉर्मूले हैं उसके बाहर एक हाइपोथेटिकल बॉक्स बना लूंगा। मैंने तो यहाँ रियलिटी में ही बना दिया है। अब ये बॉक्स बनाने की जरूरत क्या है? मन में हम काल्पनिक बॉक्स क्यों बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं कि भैया बॉक्स के अंदर की चीजों को चेंज नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, बॉक्स के अंदर की चीजों को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर Fe3O4 है,
कभी भी बैलेंसिंग करने के लिए उसे Fe5O6 नहीं करेंगे, है ना। हम उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसकी अनुमति हमें नहीं दी गई है। क्या ये चीज क्लियर है? अपना दिमाग खोल के इस चीज को अंदर डाल लो, बिठा लो, ठीक है, कि हम कभी भी बैलेंसिंग के दौरान किसी भी केमिकल फॉर्मूले का चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, हाल बेहाल नहीं करेंगे। अगर H2O है तो चेंज करते करते हम H2O2 नहीं लिख देंगे, नया कंपाउंड बन जाएगा भैया, है ना। वो हमारे, वो जो बोलते हैं ना, हमारे अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है। शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो वो आपके अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है। स्टेप 1 क्लियर है कि मान लीजिए आपने एक हाइपोथेटिकल बॉक्स बना लिया है, काल्पनिक बॉक्स बना लिया है, तो जो उस काल्पनिक बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो स्टेप 2 पे बढ़ते हैं भैया। स्टेप 2 क्या होगा? आपको टेबुलेट करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उसके LHS में कितने एटम हैं और RHS में कितने एटम हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन यहां दिया गया है, उसका केमिकल इक्वेशन मेंशन है कि Fe प्लस H2O क्या देता है, Fe3O4 और H2 देता है। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन से इन्वॉल्व है? Fe यानी कि आयरन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अगर मैं रिएक्शन को देखूं, इस इक्वेशन को देखूं, तो LHS में आयरन कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो तो आप 1 समझ सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 दे रखा है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं? तो 1 दे रखा है। अब सेम Fe के लिए देख लीजिए, यहाँ पे Fe प्रोडक्ट साइड यानी कि RHS साइड कितने हैं? तो हमने देखा 3 है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? तो हमने देखा 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो हमने देखा 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब आप यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट LHS और RHS में बराबर नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि वो Fe है, कि Fe जो LHS में 1 एटम है, RHS में 3 एटम है, ऑक्सीजन का LHS में 1 एटम है, RHS में 4 एटम है। ये कौन सा रिएक्शन, ये कौन सा केमिकल इक्वेशन हुआ? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, अब हमने टेबुलेट कर लिया। अब हम चुनेंगे पहला एलिमेंट जिसको हम LHS RHS में बराबर करेंगे। लेकिन क्या इसके लिए कोई रूल होगा? है ना, ऐसे ही तो मैं किसी को भी नहीं पकड़ूंगा, है ना। कुछ तो क्राइटेरिया होगा, किसी एक के साथ तो स्टार्ट करेंगे। किसके साथ स्टार्ट कर ले? हाइड्रोजन से कर ले, ऑक्सीजन से कर ले, कोई तो एक सेट रूल होगा, है ना भैया। सब्र रखो भैया, सब्र रखो, सारी चीज बताई जाएगी। तो भैया आपको एक ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना होगा जिसमें क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। आपको एक ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। चलिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। उसके बाद भैया क्या, उसमें तो काफी सारे एलिमेंट होंगे, तो उनमें से उस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए जिसके सबसे ज्यादा एटम हो। फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल इक्वेशन में यहां टोटल एटम 1 था, यहां पे 3 थे, यहां 7 था और यहां 2 थे। अब जब Fe3O4 को चूज किया तो Fe3O4 में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम थे, है ना। तो मैं ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करूंगा। तो पहले टेबुलेट किया था, हमने देखा था ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में 1 ही है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से मल्टीप्लाई कहां करूंगा? जहां वो इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन एटम किस कंपाउंड में है? H2O में है, तो भैया H2O के आगे 4 लिख दीजिए। तो H2O के आगे 4 लिख दिया। जैसे ही H2O के आगे 4 लिखा, ऑक्सीजन तो देखेंगे LHS RHS में 4 है, बट हाइड्रोजन बिगड़ चुका है। हाइड्रोजन अगर आप अब देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? हाइड्रोजन यहां अगर आप देखेंगे तो 8 हो चुके हैं और यहां कितने हैं? 2 ही हैं, ठीक है। चलिए, अब हाइड्रोजन करने से पहले हम किसको करेंगे? Fe को करेंगे। Fe यहां कितना है भैया? यहां पे प्रोडक्ट साइड में Fe अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो आपको 3 दिखेगा, रिएक्टेंट साइड में देखेंगे आपको 1 ही दिखेगा। आप क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड में जहां Fe होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया? 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो अभी भी हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O के आगे 4 लगाया था
तब LHS में हाइड्रोजन 8 हो गए थे, RHS में हाइड्रोजन 2 ही थे। तो अगला अब हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को करेंगे। उसके लिए जहां भी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? 2 थे ही, और 2 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। LHS में भी कितने ही हैं? 8 है ना? तो RHS में कितने हो जाएंगे? 2 से 8 हो जाएंगे। तो भैया हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल रिएक्शन क्या मिल जाएगा? इक्वेशन क्या मिल जाएगा फाइनल? 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिए कि हमें बैलेंसिंग आ गई है। अब आप टेबुलेट करके देखेंगे, चाहे वो Fe के एटम्स हो, 3 LHS में है, 3 RHS में है, H देखोगे 8 LHS में है, 8 ही RHS में है। ऑक्सीजन भी भैया 4 LHS में भी है और RHS में भी है ना? अब यहां पर रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप एरो के ऊपर टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर की कंडीशन लिख सकते हैं। किस टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है, किस प्रेशर में आपका जो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्या अगर कोई कैटलिस्ट यूज किया है आपने तो आप वो वहां लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं कि भैया इन रिएक्टिंग सब्सटेंस और जो सब्सटेंस नए बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनकी फिजिकल स्टेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर S लिखा गया है तो सॉलिड, L लिखा गया है तो लिक्विड, G लिखा गया है तो गैस, और AQ लिखा गया है उसका मतलब क्या होगा? एक्वस। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए यार। यहां तक अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा। अब यहां पर एक और तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट बैलेंसिंग ही पता करनी है तो भैया मेरा नाम 0 है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम 0 है। लेकिन ये आप कब यूज करोगे? तब जब आपको पता है कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। M फॉर मेटल, N फॉर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले आप मेटल को करोगे। अगर इस रूल को मैं फॉलो करूं तो पहले मैं Fe को करूंगा, ठीक है, फिर नॉन मेटल कोई है नहीं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कोई नहीं है, ठीक है, फिर मैं किसको करूंगा? ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में किसको करूंगा? हाइड्रोजन को, ठीक है। इस प्रायोरिटी के साथ भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। ये मुझे काफी इजी मेथड लगता है, मेरे लिए ये गो टू मेथड है जिसे मैं यूज करता हूं अगर मुझे डायरेक्टली बैलेंसिंग करनी है। तो स्टेप्स दिखाने हैं तो फिर मैं जो लॉन्ग मेथड अभी आपसे डिस्कस किया था, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन दिया गया है जैसे कि XH2 है ना प्लस O2 गिव्स YH2O, और आपसे पूछा जाए कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? मेरा नाम 0 है वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं और वहां से आप बैलेंसिंग करके H2 और H2O के कोफिशिएंट निकाल के उनका सम करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये निमोनिक क्लियर है? मेरा नाम 0 है भैया। 1 नंबर की ट्रिक है, यूज करोगे एग्जाम में टाइम भी बचाएगी, और एग्जाम में टाइम की कीमत बहुत होती है। बोर्ड एग्जाम में समय की जो महत्वपूर्णता है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। यहां पर डिस्कशन सबसे पहले बात कर रहे होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, उसके बाद बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, फिर बात कर रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एंड लास्ट में हम बात कर रहे होंगे किसकी? रेडॉक्स रिएक्शन की। चलिए एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम यहां बात कर रहे होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ध्यान से सुनिएगा, हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही है, या तो वो बैलेंसिंग से होगा या तो वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से होगा। तो यहां पर बिल्कुल भी आप कहीं और ध्यान नहीं देंगे, ध्यान होना चाहिए आपका एकदम अपनी स्क्रीन पे, चाहे वो मोबाइल की हो या लैपटॉप की, साथ में होनी चाहिए कॉपी, नोट्स आपके साथ ही साथ बनने चाहिए। मैं आपको नोट दे रहा हूंगा, लेकिन एक बात मेरी गांठ बांध के रख लीजिए कि जो बच्चा पढ़ते समय खुद के नोट्स बना रहा है, वो खुद के ही नोट से रिवीजन कर रहा है, भैया उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई निचोड़ नहीं, है ना। वो बच्चा हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, उसकी लिखित गारंटी मैं आपको दे सकता हूं।
अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हो, तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है वो आपको मिलेगा ही। कहते हैं ना कि आपके मेहनत का आपसे कोई ले नहीं सकता, तो बस मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए, उठाइए पेन और अपने नोट साथ ही में लिखते जाइए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। वो दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं और सिंगल सब्सटेंस दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी में अगर आप कोई क्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड डाल दे, CaO, पीछे आपको बताया था उसका केमिकल फॉर्मूला, तो भैया यहां पर बनेगा स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रही होगी? हीट भी रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो यहां आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि LHS साइड में दो सब्सटेंस हैं, दो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, दो रिएक्टेंट है। RHS साइड में एक ही सब्सटेंस है और वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट है बट हीट तो रिलीज हो रहा है, हीट कोई सब्सटेंस थोड़ी है, हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टी होगी। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। इसका जनरल फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं, A+B गिव्स C, है ना। ये चीज क्लियर हो गई कि दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहां पर एक चीज अगर आपने ध्यान दी होगी तो यहां पर हीट रिलीज हो रही है। जनरली ऐसे रिएक्शंस में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट क्या होती है? हीट भी रिलीज हो रही होती है। अब ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहां हीट रिलीज होती है? इन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी इन डिटेल समझेंगे, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे कि कोल की बर्निंग। कोल की बर्निंग, जब कोल जलता है, कोल बेसिकली कार्बन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या मिल रहा होगा? CO2। ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा। तो वाटर का फॉर्मेशन, दो यहां भी सब्सटेंस होते हैं, H2O2, क्या दे रहे होंगे? 2H2O, है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, 2MgO2 गिव्स 2MgU। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि भैया सारे केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड है। हमेशा ये अपनी हैबिट बना लीजिए, केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसे बैलेंस करना ही है। अगर कहीं नहीं कर रखा तो आप तो करेंगे ही, ये चीज क्लियर है। अगर आप इन तीनों केमिकल इक्वेशन में गौर फरमा रहे होंगे तो यहां आपने नोटिस किया होगा कि भैया आप देखेंगे कि हर जगह प्रोडक्ट साइड में एक ही प्रोडक्ट दिखेगा और रिएक्टेंट साइड में आपको दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट देखने को मिलेंगे। LHS साइड में दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस होंगे, RHS में एक ही सब्सटेंस होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है? बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन, मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? डिटेल्ड में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में समझ जाओगे। अभी के लिए इतना याद कर लो, हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें से कार्बन और हाइड्रोजन होगा। जब हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? कंबशन होगा, तो आपको क्या मिल रहा होगा? CO2 और H2O मिल रहा होगा। रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि ग्लूकोज, वो रेस्पिरेशन कैसा होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है? CO2, H2O और साथ ही साथ एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहां से फुलफिल हो रही होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। हमने जो खाना खाया वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें CO2, H2O और साथ ही साथ एनर्जी मिलेगा, और ये एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर रहेगा। ये इन डिटेल लाइफ प्रोसेस में समझ लेंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए कि ये सारी प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर क्या रिलीज हो रही होंगी? इन सभी रिएक्शंस में एनर्जी जो है रिलीज हो रहा होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। जो वेजिटेबल मैटर है उसका जो डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, ये भी एक एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर हीट रिलीज हो रही होती है। क्या ये चीज क्लियर है? अब भैया सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक होते हैं? सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं।
हाँ या ना, ये कमेंट सेक्शन में मुझे मिल जाना चाहिए, यस और नो। क्वेश्चन इज डज ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, या ऐसा कह सकते हैं डज ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ओके, ये मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शंस जहां पर भैया एक रिएक्टेंट होगा टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक रिएक्टेंट होगा टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा होगा, है ना। ये तो क्या हुआ भैया, ये तो क्या हुआ, उल्टा हुआ कॉम्बिनेशन का, है ना। कॉम्बिनेशन में मान लीजिए जनरल फॉर्म a प्लस बी गी सी है, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, सी भैया टूट के a प्लस बी दे रहा है। भैया एक ही रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कोई भी चीज टूट रही है ऐसे तो नहीं टूटेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी आप किस फॉर्म में दे रहे हो वो डिसाइड करेगा ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में दी गई है तो ये जो रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में दी गई है तो ये जो रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो होगा कौन सा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर एनर्जी करंट के फॉर्म में दी गई है तो ये जो केमिकल रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिपेंड्स अपॉन कि आप एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन इन डिटेल। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोजिशन जहां पर एक ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर आप एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा होगा, CO2 गैस मिल रही होगी। ये चीज क्लियर है, यहां पर आपने एनर्जी किस फॉर्म में दी है, हीट के फॉर्म में दी है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मिलेगी। ये चीज क्लियर है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3। KClO3 एक कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, KClO3। ठीक है, नाम इसका क्या है, सॉरी केमिकल फॉर्मूला तो KClO3 रहेगा, KClO3 का। ठीक है, नाम इसका होगा पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसको जब आप हीट करेंगे आपको क्या मिलेगा, KCl एंड ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल है FeSO4, ये ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। इसे हीट करेंगे तो आपको Fe2O3 मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ये जो Fe2O3 होता है ये वाइट इन कलर का होता है। फिर आप लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन दो रिएक्शन से जनरली CBSE क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चाहे वो ब्राउन फ्यूम्स वाला क्वेश्चन हो तो वो ये वाला लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से आ जाता है, या कलर चेंज वाला है कि ग्रीन से किस कलर में जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? अगर आपने यहां ध्यान से देखा होगा कि आप LHS वाली साइड में देखेंगे तो वहां एक ही सब्सटेंस देखने को मिलेगा, बट जब आप अपनी नजर को RHS की तरफ लेके जाएंगे तो वहां दो या दो से ज्यादा मिलेंगे, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कितने प्रोडक्ट हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो वहां आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? क्या थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर है? क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की, कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर एनर्जी हम करंट के फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, करंट के फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि भैया आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मतलब, लिसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का जो मतलब होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, जो लाइसिस होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, है ना। ब्रेक डाउन करना क्या मतलब होता है उसका, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ब्रेक डाउन करना। और इलेक्ट्रो किसको रेफर कर रहा है, करंट को, यानी कि करंट की मदद से तोड़ना। अब जब ये करंट की मदद से तोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, क्योंकि आपने भैया 2 रॉड्स को डिप कर रखा है, उसे एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो भैया यहाँ पे 2 आपके सेल्स होंगे, हाफ सेल्स आप कह सकते हैं, एक कैथोड एक एनोड, है ना। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो आपका क्या कहलाएगा,
एनोड कहलाएगा। जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, है ना। अब एक चीज आप समझिए कि यहां पर होगा क्या, एनोड में मिलेगी आपको ऑक्सीजन गैस, कैथोड में मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस, है ना। एनोड में आपको क्या मिल रही होगी, एनोड में आपको ऑक्सीजन गैस मिल रही होगी, कैथोड में आपको क्या मिल रही होगी, हाइड्रोजन गैस मिल रही होगी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन सीबीएसई जनरली पूछ लेता है कि वॉल्यूम का क्या रेशियो होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम जितना आपको मिल रहा है उसका दुगना वॉल्यूम आपको किसका मिलेगा, हाइड्रोजन का। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको x मिल रहा है, ठीक है, ये O2 का वॉल्यूम आपको x ml मिल रहा है, तो आपको हाइड्रोजन का कितना मिल रहा होगा, 2x ml मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा होगा, क्योंकि अगर आप ये रिएक्शन देख रहे होंगे तो ये 2:1 के रेशियो में है, इसलिए इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो भी 2:1 ही होता है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्लियर है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर आप एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। NaCl, ठीक है, जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl सॉल्यूशन, उसको जब आप उसमें करंट पास करते हो आपको क्या मिलता है, Na और Cl2 मिलता है, ठीक है, Na और Cl2 मिलता है। सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, Na मिलेगा, सोडियम मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा, है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां आपको एल्यूमिनियम मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ध्यान से देख सकते हैं कि पास आप इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में एक ही सब्सटेंस है, प्रोडक्ट साइड में दो से ज्यादा सब्सटेंस है, यानी कि ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में ये आ रहा है। इसके बाद हम अपनी गाड़ी को, अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब तक क्लियर हो चुका होगा कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर आप एनर्जी जो है किस फॉर्म में दे रहे होंगे, लाइट के फॉर्म में दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भैया आपने सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है उसे सनलाइट में रखा है, तो सनलाइट से वो एनर्जी ले लेगा और किस में डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर में डिकम्पोज हो जाएगा। ये सिल्वर कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस मिलता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट से ग्रे का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होकर आपको क्या दे रहा होता है, सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होता है। तो ये कैसा डिकम्पोजिशन हुआ, फोटोलिटिक। क्यों, एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में दे रहे थे। तो अब तक आपको थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक तीनों ही डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको सब समझ में आ चुका है अब तक तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दे दीजिएगा। अब यहाँ आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो नोटिस करने से पहले एक एग्जांपल बता देते हैं कि एक और एग्जांपल क्या है, 2AgBr, वो आपको किसमें डिकम्पोज होके क्या मिलेगा, सिल्वर और Br2 गैस मिल रही होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फोटोग्राफी वाला, ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि भैया ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, अभी आपने देखा था, ठीक है। तो वैसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, वैसे रिएक्शंस को आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। तो अभी जो हमने देखा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट सप्लाई कर रहे थे। अब भैया जब आप हीट सप्लाई करते हैं आप उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। डिकम्पोजिशन में आपने किया तो क्या सारे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ऐसे ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल जो कि एंडोथर्मिक ना हो। अब बात वापस से इन डिटेल एंडोथर्मिक की कर लेते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जहां पर हीट आपको देनी पड़ रही है, ठीक है, हीट आपको देनी पड़ रही हो, तो फोटोसिंथेसिस हो गया, 6CO2 + H2O, यहाँ पे आप सनलाइट देते हैं, है ना, सनलाइट देते हैं, आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खुद का खाना बना रहे होते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, जो आइस है वो सॉलिड शेड में होता है, सॉलिड शेड से लिक्विड शेड में जा रहा होता है, उसके लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे आप क्या नाम देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम देते हैं। क्या बोलते हैं आप उसे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से पुकारते हैं,
ठीक है। इसके बाद बात करेंगे डिकम्पोजिशन, H2O2 का डिकम्पोजिशन। आपने पढ़ा होगा या कभी कहीं किसी से सुना होगा कि हम H2O2 को डार्क बोतल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, जब भी उसे एनर्जी मिलेगी वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए वो डिकम्पोज ना हो इसलिए हम उसे डार्क बोतल्स में रखते हैं। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो चलिए, आपका अभी तक कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया, डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया, एक्सो एंड एंडोथर्मिक भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में आपने किसकी स्ट्रिप डाल दी है? आयरन की स्ट्रिप डाल दी है। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, ये अभी के लिए याद रखिए कि आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के कंपाउंड में से लात मार के निकाल देता है। जैसे कि यहां पर आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा दिया और क्या बनाया? आयरन सल्फेट बनाया, और साथ ही साथ जो कॉपर था आपको उसी आयरन स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन रहा है, तो कॉपर सल्फेट का तो कलर ब्लू होता है, तो इनिशियली सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू होगा। बट फेरस सल्फेट जब बनता है तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ग्रीन होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आफ्टर रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सचर का कलर देखने को मिलेगा वो आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, और स्ट्रिप के ऊपर आपको जो कॉपर है वो डिपॉजिट देखने को मिलेगी। क्या ये चीज क्लियर है कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर एक रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। कंडीशन क्या होगी कि भैया वो मेटल रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर ये रिएक्शन होती कि FeSO4 में आपने कॉपर की स्ट्रिप डाली होती तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता? बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर ना कॉपर सल्फेट बनेगा, साथ ही साथ Fe जो है कॉपर की स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो भैया अपना इलाज करवा लो। ये होगा बिल्कुल ही गलत, है ना। अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज करवा लो, क्योंकि अभी अभी हमने कहा आपको कि भैया ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी कि जो मेटल जिसके कंपाउंड में है उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ही उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। भैया एक ताकतवर आदमी ही एक कमजोर आदमी को उसकी जगह से हटा सकता है। अगर ये चीज क्लियर है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको क्लियर होगी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक, ये भी कॉपर से रिएक्टिव होता है। जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट में रखोगे तो जिंक सल्फेट मिलेगा। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, साथ ही साथ कॉपर आपको जिंक की स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। उसके बाद मैग्नीशियम मेटल को अगर कॉपर सल्फेट में रखेंगे, अगेन मैग्नीशियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट में रखेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, और साथ ही साथ कॉपर आपको डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा मैग्नीशियम की स्ट्रिप के ऊपर। लेड को रख दोगे कॉपर क्लोराइड में, लेड अगेन कॉपर से रिएक्टिव होता है, तो आपको लेड क्लोराइड और कॉपर मिलेगा। अब ये कौन किससे रिएक्टिव होता है, इसके लिए चैप्टर 3 में आपको दे रखी है रिएक्टिविटी सीरीज। परसों जब हम देख रहे होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाली वीडियो, ठीक है, तो वहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिलेगी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और किन की कम होती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किन रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट होगा, किन रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कंडीशन यही है कि रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। उसके लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो याद रहना चाहिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद होनी चाहिए। वो परसों डल जाएगी वीडियो, आप उसको वहां पर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए आपको कुछ तो आइडिया आ गया होगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो ये बेसिक आइडिया आपको अभी तक आ चुका होगा। चलिए इतना याद रखिएगा, फिर जब वो वीडियो डल जाएगी वहां से आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं, एनसीईआरटी भी आप रेफर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई? दो कंपाउंड्स के बीच में अगर आयंस का एक्सचेंज हो, किसका एक्सचेंज हो? आयंस का एक्सचेंज हो, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? उस रिएक्शन को आप नाम दोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे कौन से आयन इन्वॉल्व थे? यहाँ पे इन्वॉल्व था Pb2+ और NO3- आयन इन्वॉल्व था। यहाँ पे कौन से आयन इन्वॉल्व थे? K+ और I-। यहाँ पे कौन से आयन इन्वॉल्व थे? Pb2+ और
I माइनस, यहाँ पे कौन से आयन इन्वॉल्व थे, K+ और NO3 माइनस आयन इन्वॉल्व थे। अब हुआ क्या भैया, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो नाइट्रेट आयन है वो लेड से किसके पास चला गया, पोटेशियम के पास, और पोटेशियम से जो आयोडाइड आयन था, आयोडाइड आयन था, वो किसके पास आ गया, लेड के पास। और क्या मिला आपको, लेड आयोडाइड मिला, और क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट मिला। यानी कि आयंस का एक्सचेंज, पहले इसके साथ वाला जो आयन था इसके साथ चला गया, इसके साथ जो आयन था वो इसके साथ चला गया, आयंस का स्वैप हो गया, ठीक है, आयन स्वैपिंग इसे कह सकते हैं। यहां पर प्रेसिपिटेट बना, इस रिएक्शन में लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना। पहले जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड था ये दोनों कलरलेस थे, एक दूसरे में डाला तो लेड आयोडाइड का आपको येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, अ सॉलिड इनसॉल्युबल मास का फॉर्मेशन होता है। चलिए, क्लियर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट में अगर सोडियम क्लोराइड डाला है तो देखिए अभी क्लोरीन यहां पर है, फिर सिल्वर के पास चला जाएगा क्लोराइड आयन, क्या बनाएगा, AgCl, ठीक है। यहां पे नाइट्रेट आयन सिल्वर के साथ है, नाइट्रेट वहां से सोडियम के पास जाएगा, NaNO3 बना देगा। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सल्फेट सोडियम से बेरियम के पास जाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और क्लोराइड जो है बेरियम से सोडियम के पास आके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। देख रहे हैं दोनों ही केमिकल इक्वेशंस में आपको आयंस का एक्सचेंज देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे अगेन बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ, सल्फेट अगेन बेरियम के पास चला जाएगा, क्लोराइड कॉपर के पास आ जाएगा, आपको कॉपर क्लोराइड मिलेगा और बेरियम सल्फेट मिलेगा। यानी कि ये चीज आपको देखने को मिलेगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, पहला प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, दूसरा आयंस का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, है ना। आयंस के एक्सचेंज के कारण ही वहां पर फिर एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा होता है, एक ऐसे सॉलिड मास का फॉर्मेशन जो कि इनसॉल्युबल है। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो चार टाइप के केमिकल, जो मेन चार टाइप के केमिकल रिएक्शन है वो हमने पढ़ लिया है। पांचवा हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अब रेड किसको रेफर कर रहा होता है? रिडक्शन को। ऑक्स किसको रेफर कर रहा होता है? ऑक्सीडेशन को। अब ये रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके ना मल्टीपल डेफिनेशन होते हैं। रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन, किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो वो रिडक्शन कहलाएगा, या फिर किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये चीज? जैसे CuOH2 के साथ, तो यहां आप देखोगे CuO से क्या मिल रहा है आपको? Cu मिल रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। H2 है, यहाँ H2 है और यहाँ H2O हो रहा है, तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर आप रिएक्टिंग सब्सटेंस के लिए बोलेंगे कि X का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Y का रिडक्शन हो रहा है ना। अगर किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा साइमल्टेनियसली दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा। अगर कोई एक गेन कर रहा है तो दूसरे को लूज करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो दूसरे वाले को लूज करना पड़ेगा, तभी तो ये गेन कर रहा होगा। तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, है ना, एक का गेन दूसरे का लॉस। ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हो। रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का गेन हो रहा होगा या ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होगा, या फिर ऑक्सीडेशन को आप बोल सकते हो ऑक्सीजन का गेन या तो हाइड्रोजन का लॉस, है ना। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, अब भैया यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, यहाँ आप बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या मुझे H2S दिख रहा है? H2S Cl2 के साथ रिएक्ट, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है। मैं यहाँ देखूंगा कि भैया जो ये H2S है इससे आपको क्या मिल रहा है? HCl मिल रहा है, ठीक है। H2S से आपको क्या मिल रहा है? HCl मिल रहा है। तो मैं क्या यहाँ कह सकता हूँ कि H2S का रिडक्शन हो रहा है, H2S का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है वहां से, तो उसको मैं क्या कह सकता हूं? ऑक्सीडेशन। और Cl2 में H का एडिशन हो रहा है तो Cl2 का क्या हो जाएगा? रिडक्शन, क्योंकि Cl2 से HCl मिल रहा है तो Cl2 में तो H का एडिशन हुआ, H का एडिशन यानी कि रिडक्शन, ठीक है। तो Cl2 का रिडक्शन तो H2S का क्या होगा?
ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। अब यहाँ देखेंगे कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो कार्बन का तो क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक से अगर आप देखेंगे कि भैया ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो जिंक के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि जिंक का रिडक्शन हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रही है, तो SO2 जब H2S के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है, H2O एंड S। यहां आप देखेंगे कि SO2 में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, है ना। और H2S में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो आप H2S को क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लियर है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो अब डिस्कशन को उसके आखिरी पार्ट पे ले जाते हैं, बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। एजेंट जब मैं सुनता हूं माइंड में मेरे क्या आता है कि कोई एक ऐसी पर्सन होगी जो मेरे काम को आसान कर रही होगी, कोई एक ऐसा या ऐसी पर्सन होगा या होगी जो मेरे काम को आसान कर रहा है ना। टिकट एजेंट है, टिकट करा देगा। ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल की आसानी करा देगा, ठीक है, ट्रैवल पूरा बुक कर लेगा, ठीक है। तो वैसे ही एजेंट आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वैसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किस में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन में। रिड्यूसिंग एजेंट होगा किस में हेल्प करेगा, रिडक्शन में। अगर कोई मेरा ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, मेरा ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है उसका रिडक्शन होना चाहिए। अभी बताया किसी का गेन किसी का लूज, तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, उसका रिडक्शन होना चाहिए। तो अगर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरी ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर रिड्यूसिंग एजेंट मेरी रिडक्शन में मदद कर रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए ना, पहले देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लिख दो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है लिख दो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है, खुद का तो उसका रिडक्शन ही हो रहा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करा रहा होता है, खुद का तो उसका होना क्या है, ऑक्सीडेशन, है ना। खुद को ना मिला तो दूसरों को मिला दिया, ठीक है। यही कहानी है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें, सॉरी सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है, सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरों का रिडक्शन करा रहा होता है बट उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहा होता है, खुद का उसका रिडक्शन ही होना होता है। ये चीज़ क्लियर है? जैसे कि यहाँ आप अगर देखोगे तो CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिल रहा है, तो CuO का रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाता है, जिसका भी रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे CuO का क्या हुआ, रिडक्शन। अब CuO का अगर रिडक्शन हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। H2 का अगर देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरों का क्या कराएगा, रिडक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों का रिडक्शन कराए। तो खुद का क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वाइस रिस्पेक्टिवली, वाइस वर्सा नहीं, रिस्पेक्टिवली। क्या ये चीज क्लियर है? क्या आपको अगर केमिकल रिएक्शन दी जाए और पूछा जाए यहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है या कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। आप अब एनसीईआरटी जब ये होने के बाद, वीडियो देखने के बाद, नोट्स को रिवाइज करने के बाद जब एनसीईआरटी इंटेक्शन बैक लगा रहे होंगे तब जाके आपके एग्जाम की परफेक्ट तैयारी हो रही होगी। अब यहाँ अगर एनसीईआरटी में भी कोई दिक्कत है, एनसीईआरटी एक्सप्रेस आएगी, मैथ्स की भी आएगी, साइंस की भी आएगी। बने रहिएगा चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जो घंटा बटन है उसको दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीजें करने के बाद बात कर लेते हैं कोरोजन की कोरोजन क्या होता है। कोरोजन स्लाइड स्टार्टिंग में थोड़ा आइडिया दे दिया था कि यार जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग को आप क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोई कोरोजन का टाइप है, आयरन में हो रहा होता है तो उसको रस्टिंग कहा जाता है। तो आयरन ऑब्जेक्ट अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रहता है किसका, ऑक्सीजन NH2O का, तो आपको देखने को मिलता है कि उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, इसे रस्टिक कहा जाता है। ये चीज क्लियर है?
ये चीज़ क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन बेसिकली मेटल का डिग्रेडेशन होता है, यानी कि मेटल डेटोरिएट हो रहा होता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो मेटल खराब हो रहा होता है अगर उन्हें एक्सपोज रखा जाए, ठीक है, ऑक्सीजन के, CO2 के या एसिड्स के, मॉइस्चर के, तो फिर वो डेटोरिएट होना स्टार्ट होता है। ये कॉपर के साथ देखने को मिलेगा विद टाइम। कॉपर के जो आपके बर्तन होंगे या कॉपर के आपके जो चीज़ें होंगी, विद टाइम उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग देखने को मिलेगी। चांदी की चीज़ों के ऊपर आपको विद टाइम आपको ब्लैक कलर की कोटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, टार्निश हो जाएगा आपका सिल्वर जो है। आपको आयरन के ऑब्जेक्ट्स में रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे कोरोजन के ही एग्जांपल है, जिसमें आयरन के कोरोजन को आप रस्टिंग कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप उसको एक्सपोज कर देते हैं, किससे? ऑक्सीजन से एंड वाटर से। इन डिटेल चैप्टर 3 में ये है क्या कंडीशन होती है जब आयरन की रस्टिंग होती है, क्या नेसेसरी कंडीशन होती है कि ये ही कंडीशन होगी तभी रस्टिंग होगा। अगर ये जानना है तो स्टे ट्यून्ड इन द सीरीज। वॉरियर सीरीज पूरी देखनी है, हर वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो पे आपको कमेंट करना है, जो जो चीज़ें आपको बोली जा रही है जब कमेंट करने के लिए तभी जाकर कमेंट कर देना है। चलिए अब बात करते हैं किसकी? रेंसिडिटी की, कि रेंसिडिटी होता क्या है। देखिए रेंसिडिटी यानी कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा होता है ऐसे सब्सटेंसेस का जिनमें ऑयल एंड फैट का कंटेंट हो। विद टाइम जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं, ऑक्सीजन से एक्सपोज होते हैं, तो वहाँ उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण वो फूड जो होते हैं उनके टेस्ट में और उनके स्मेल में चेंज आ जाता है, खराब हो जाते हैं, उनकी फाउल स्मेल हो जाती है, स्मेल खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। उस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी कि रेंसिडिटी में ऐसे फूड सब्सटेंसेस जिनके अंदर किसकी मात्रा हो? ऑयल की मात्रा हो, ऑयल एंड फैट का कंटेंट हो, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड आपको वहाँ पर टेस्ट में और स्मेल में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रेंसिडिटी अगर प्रिवेंट करना है तो एयर टाइट कंटेनर्स में रख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला लीजिए, ठीक है, या फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। कंटेनर्स में तो मैंने बोल ही दिया कि एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। तो ये अगर आप प्रोसेस करेंगे तो रेंसिडिटी से आप छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर होता है हमारा पहले चैप्टर का वन शॉट समाप्त। थोड़ा आप यहाँ से देखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। स्टार्ट हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज से किया, केमिकल इक्वेशन पढ़ा, बैलेंसिंग कैसे करते हैं पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखा, हर एक टाइप को देखा, उसमें एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट सब देख लिया, है ना। उसके बाद ऑक्सीडेशन के जो इफेक्ट थे हमारे डेली लाइफ में, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, उनको भी कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की, जो कि होगा चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।